मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ हाफ वेव रेक्टिफायर टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा रेक्टिफायर क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस देखे और उस क्लासिफिकेशन में से एक हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग विथ डायग्राम देखा। तो उसी वर्किंग के बेसिस पे इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो अगर किसी ने लास्ट लेक्चर स्किप किया तो उसको देख लें, जिससे कि यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले एनालिसिस करने मैथमेटिकल एनालिसिस से पहले हम लास्ट को रिकैप करते हैं कि लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था। एक ट्रांसफार्मर था जो स्टेप डाउन था, ठीक है, उससे एक डायोड कनेक्टेड था और उससे एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, ठीक है। यहाँ प्योर एसी इनपुट आता था और वही रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आता था, स्टेप डाउन था, बस लोड वैल्यू का एसी इनपुट आता था। तो हम इसको इरेज कर देते। तो अब मेरा सर्किट कैसा बनेगा, एक ट्रांसफार्मर, एक डायोड और एक लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ क्या है, एसी इनपुट है। अब इसी एसी इनपुट को, इस पूरे को रिप्लेस हम कर रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में एसी इनपुट से, ठीक है। तो एसी इनपुट, एक डायोड और एक आरएल, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस के अराउंड हमको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अब क्या था कि जब भी ये इनपुट इस तरह का था हमारा साइनसोइडल, तो जब भी साइनसोइडल इनपुट पॉजिटिव होता था, डायोड फॉरवर्ड बायस होता था, शॉर्ट सर्किट होता था और हमारा जो आउटपुट सारा यहाँ हमको आउटपुट मिलता था। तो जो भी इनपुट होता था आउटपुट मिल जाता था। और वही जब रिवर्स बायस होता था, जब निगेटिव पीक लेते थे तो ये रिवर्स बायस हो जाता था डायोड, और जो भी इनपुट था हमारा सारा करंट जीरो जाता था और इनपुट भी यहाँ, इनपुट जो भी था सारा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और हमको क्या था, यहाँ आउटपुट जीरो मिलता था। तो अगर इसका हम आउटपुट कंसिडर करें तो पहला जब पॉजिटिव इनपुट हो तो पॉजिटिव सेम एज इनपुट, निगेटिव के लिए जीरो, फिर सेम एज इनपुट, निगेटिव के लिए जीरो, हर, क्योंकि वो टाइम पीरियड वो रिपीट करता रहेगा अपने आप को। इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई था, उसका भी 2 पाई था, ठीक है। तो अब हम इसी के बेसिस पे हम लोग अब एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट का वैल्यू। तो उसके लिए हम इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। फिर उसी तरह दो केस लेंगे। हमारा ये साइनसोइडल था, ये 0 से पाई से 2 पाई, तो हम पहला क्या ले रहे हैं, 0 से पाई तक वैल्यू, जो कि पॉजिटिव पीक है। तो आपको पहले से पता है पॉजिटिव पीक है, तो यहाँ क्या है करंट, क्या ये जब भी पॉजिटिव शॉर्ट सर्किट होता है, या कहें आइडियल केस में शॉर्ट सर्किट और प्रैक्टिकल केस में कहें एक छोटा सा रेसिस्टेंस शो करता है, फ्यू ओम का आरएफ, जिसको करते हैं फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। वही रिवर्स बायस रहता तो एक हाई अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस शो करता जो मेगा ओम में होता है, जिसको आरआर कहते हैं, रिवर्स रेसिस्टेंस। तो क्या जैसे ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो आरएफ रेसिस्टेंस शो करेगा और इसमें करंट क्या आई फ्लो कर रहा है। अब हम केवीएल लिखते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल क्या कहता है कि सम ऑफ वोल्टेजेज इन ए क्लोज लूप इज जीरो, ठीक है। तो ये तो खुद वोल्टेज है, तो माइनस वी आई, प्लस ये रेजिस्टेंस है, आई फ्लो कर रहा था, रेजिस्टेंस इंटू करंट क्या होता है, वोल्टेज, आई इंटू आर एफ प्लस आई इंटू आर एल इजकल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सम ऑफ वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज जीरो, ये क्लोज लूप है, ठीक है। अब इसी को हम आई वी आई को इधर ले आए तो हमको क्या मिलेगा, वी आई इजकल टू आई इंटू आर एफ प्लस आर एल, ठीक है। अब आई इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी आई अपॉन आर एफ प्लस आर एल। तो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखें, आई इजकल टू वी आई अपॉन आर एफ प्लस आर एल। अब हम अभी बताया आपको क्या है, वी आई क्या है, ये है साइनसोइडल, और सपोज मानते हैं इसका मैक्सिमम पीक वी एम है, मैक्सिमम क्या है, वी एम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी एम साइन अल्फा, वी एम साइन बीटा, वी एम साइन थीटा, वी एम साइन ओमेगा टी, कुछ भी लिख सकते हैं। अल्फा, बीटा, थीटा, ओमेगा टी सब क्या है, एंगल को बताएगा। तो हम यहाँ लिखें वी एम साइन अल्फा बटे आर एफ प्लस आर एल। अब वी एम साइन भाई वी एम वी बाई आर, वी बाई आर क्या होता है, हमको करंट होता है। तो ये वी है, ये आर एफ प्लस आर एल क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई एम। तो आई इजकल टू हमको क्या हो गया, आई एम सल्फा, जहाँ आई एम क्या है, वी एम बाई आर एफ प्लस आर एल, यहाँ आर एफ प्लस आर एल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आई इजकल टू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू क्या, आई एम साइन अल्फा, किस केस में, जब हम अल्फा 0 से पाई लेते हैं। अब हम अल्फा सेकेंड देखेंगे, 0 से पाई और 2 पाई, जब हम पाई से 2 पाई लेते हैं, दूसरा केस। जब पाई से 2 पाई लेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये रिवर्स बायस हो जाएगा, करंट सारा वोल्टेज ड्रॉप पे होगा, करंट क्या फ्लो करेगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि करंट क्या फ्लो कर रहा है, जीरो। तो अब इन दोनों का एक साथ हम एनालिसिस करके देख सकते हैं कि हमको आई क्या मिल रहा है, आई एम साइन अल्फा मिल रहा है, कब, जब 0 से पाई है, और पाई से 2 पाई के केस में हमको क्या मिल रहा है, आई जीरो मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डीसी आउटपुट करंट। तो डीसी आउटपुट पर करंट को एवरेज वैल्यू बोलते हैं, एवरेज करंट, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना आपको बता चुके हैं। एरिया अपन क्या होता है, टाइम पीरियड,
ठीक है। यहाँ अब एरिया क्या होता है, अब किसी चीज़ का एरिया अगर इसका हम बोलें एरिया क्या होगा, तो एरिया तो सिंपल ये होगा, इसका इंटीग्रेशन निकाल ले तो हमको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको एरिया करंट निकालना है, तो जो इंस्टेंटेनियस करंट निकाले थे उसका एरिया निकालेंगे। तो 2 वैल्यू पे करंट निकला था, तो 2 जगह 2 लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, तो वही किए एरिया अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 0 से 2 पाई, यानी 2 पाई टाइम पीरियड है। तो देखिए डीसी क्या है, एरिया अपॉन टाइम पीरियड, उसी को एवरेज वैल्यू कहते हैं। तो 1/2 पाई क्या हुआ, ये टाइम पीरियड। अब क्या है 0 से पाई आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ हम ओमेगा टी लिए हैं और तब हम इसका क्या करेंगे डी ओमेगा टी, वही अल्फा लेते हैं साइन अल्फा डी अल्फा, थीटा लेते हैं साइन थीटा डी थीटा। यहाँ हम ओमेगा टी लिए हैं, बात सेम है बस वैल्यू अलग लिए हैं। तो ये साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी लिखे, प्लस पाई से 2 पाई 0 डी ओमेगा टी। अब ये 0 है तो ये तो चला गया, अब हमको सिर्फ इतना पोर्शन बचा। अब इस पे एनालिसिस करेंगे तो हमको क्या मिला, 1/2 पाई 0 से पाई आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम को हम बाहर कर लिए, तो आई एम बाई 2 पाई 0 से पाई साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस बाहर लिए, बचा हमको क्या कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी बचेगा और साथ में क्या बचेगा इसका पाई से 0। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद तो अपर लिमिट माइनस लोअर, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 ये हमको मिल गया। ठीक है, अब हमको कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, अब हमको कॉस का देखेंगे कर्व तो इस तरह का होता है, ये 0 हुआ वो ये पाई हुआ, 0 पे क्या होता है कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई होता है -1, -1 क्या मिला हमको -2 मिला। ठीक है, तो हमको क्या मिला माइनस आई एम अपॉन 2 पाई इंटू -2, 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमको क्या मिला आई एम बाय पाई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमको क्या डीसी करंट क्या मिला आई एम बाय पाई। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे आरएमएस आउटपुट करंट, IRMS, जिसको बोलता है रूट मीन स्क्वायर। नाम है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन प्रोसेस करेंगे उल्टा। जैसे किसी चीज का हमको निकालना तो पहले उसका स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे और फिर उसका रूट लेंगे। ठीक है, नाम है रूट मीन स्क्वायर, करेंगे स्क्वायर मीन और रूट। ठीक है, तो उसी तरह 2 वैल्यू को इंस्टेंटेनियस करंट पे ही हमको निकालना है, तो पहले क्या करना है स्क्वायर, देखिए IMS साइन ओमेगा टी का स्क्वायर किए, 0 का स्क्वायर किए 0। ठीक है, फिर उसका मीन लिए, मीन क्या होगा टाइम पीरियड 1/2 पाई 1/t, फिर उसका ओवरऑल का रूट लिए। ये तो हमको 0 दिया, इसमें तो हमको कोई डिस्कशन करना नहीं। अब इससे क्या हम किए IM स्क्वायर बाहर ले लिए, यहाँ IM स्क्वायर बाय 2 पाई रूट इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी। अब इस IM स्क्वायर को बाहर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा IM। ठीक है, अब यहाँ क्या अब बचा क्या 1/2 पाई, यहाँ भी हम नीचे 2 से गुना किए और ऊपर भी किए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई, और यहाँ 2 नहीं था, यहाँ आ गया 2 साइन ओमेगा टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब इस 1/4 से 4 को बाहर निकाल लेता है m/2 आ गया, तो 1 बाय पाई 0 से पाई। अब हम क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इधर चला गया, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो वो पुट कर दिए यहाँ तक। अब क्या है इसको लीनियरिटी से तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0 से पाई 1 डी ओमेगा टी माइनस 0 से पाई कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, अब 1 का क्या होगा ओमेगा टी, और वेरी क्या करेगा बाकी इधर सब कांस्टेंट है 0 से पाई, तो पाई माइनस 0 ये हमको मिल गया। अब हमको बचता है कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को हम इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ओमेगा टी, इसको अब हम लिमिट लगाते हैं क्या 0 से पाई, तो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 है, 0 माइनस 0 ये पूरा 0 हो गया, तो इसलिए सिर्फ यहाँ तक लिखे। तो IM/2 इंटू रूट अंडर 1 बाय पाई इंटू पाई माइनस 0 क्या हमको मिलेगा पाई, तो पाई पाई कट गया, हमको क्या मिलेगा IM/2। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमको RMS आउटपुट करंट क्या मिल रहा है IM/2। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है ये पहले समझेंगे हम, फिर इसके लिए हम अपना इसका डेफिनेशन जानेंगे कि रेक्टिफायर करता क्या है। रेक्टिफायर क्या करता है एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डीसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें एसी के साथ साथ डीसी कंपोनेंट होता है। अब क्या है हमको चाहिए डीसी, लेकिन हमको मिल क्या रहा है एसी, तो वही एक डीसी में कितना अनवांटेड एसी है उसको रिपल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अनवांटेड एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर क्या कहलाता है रिपल फैक्टर। उसको डिनोट किससे करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, अब प्योर एसी की बात करें तो वहां डीसी है ही नहीं, तो उसका रिपल फैक्टर क्या हुआ इन्फिनिटी, क्योंकि वो एसी का वैल्यू नापता है। वही प्योर डीसी की बात करें तो वहां एसी नहीं है, एसी क्या है 0, तो रिपल फैक्टर भी क्या हुआ 0। ठीक है, तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर IRMS बाय IDC का होल स्क्वायर -1। IRMS भी कैलकुलेट किया IM/2 और IDC भी कैलकुलेट किया IM/पाई। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये IM कट गया, पाई स्क्वायर ऊपर चल गया, बाय 4 नीचे आ गया -1। ठीक है, ये हमको मिल गया। इसको जब कैलकुलेट करते हैं आर हमको आता है 1.21। ये बता रहा है कि एसी कंपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमको जो हाफ वेव रेक्टिफायर से
वैल्यू मिल रहा है हमको, जो पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है उसमें डीसी के कंपेयर एसी अगर 1 होता तो एसी और डीसी बोलते बराबर है 50% 50%, लेकिन 1.2 हो रहा है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि हमको डीसी कंपोनेंट से एसी बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांगली है, मतलब बहुत अच्छा से रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, इफिशियंसी जानते हैं। इफिशियंसी किसी चीज का, अगर हमारा इफिशियंसी क्या है तो हम आपको कितने अच्छे से समझा रहे हैं। किसी चीज का एफिशिएंसी, कोई काम किसी को दिया गया कितने अच्छे तरीके से कर पा रहा है, वही उसका एफिशिएंसी बताता है। तो अगर हम रेक्टिफायर की बात करें तो क्या कर रहा है वो, एसी को डीसी में, तो एसी को डीसी में कितने अच्छे से कन्वर्ट कर रहा है, वही एफिशिएंसी है। तो वही बोल रहा है एबिलिटी टू रेक्टिफायर टू कन्वर्ट इनपुट पावर इनटू डीसी पावर। इनपुट पावर क्या है हमारा, एसी पावर, आउटपुट पावर क्या है, डीसी पावर। तो वही अब क्या है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, डीसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, पीडीसी अपन पी अगर परसेंटेज में करें इंटू 100 कर देंगे। अब पीडीसी क्या हुआ, क्योंकि आउटपुट पावर है तो सिर्फ क्या है वो आउटपुट हम किसके अराउंड ले रहे हैं, आरएल के अराउंड, तो हमको क्या है आईडीसी इंटू आरएल। ठीक है, लेकिन पी क्या होता है आई स्क्वायर आर, तो आई क्या है हमारा आईडीसी का होल स्क्वायर इंटू आरएल, हमको मिल गया पीडीसी। अब इनपुट क्या है, इनपुट में तो हमको 2 रेजिस्टेंस है, एक तो आरएफ भी है डायोड के कारण और आरएल भी है, और करंट क्या फ्लो हो रहा है आई आरएमएस, तो हमको क्या मिल गया आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आरएफ प्लस आरएल। तो हमको पी इनपुट पावर पी आई और पी डी सी दोनों मिल गया। अब इसको हम परसेंटेज नीटा के फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो हम देखिए आई स्क्वायर डी सी आर एल अपॉन आई स्क्वायर आर एम एस आर एफ प्लस आर एल इंटू 100 हमको मिल गया। अब हम इसको आई डी सी क्या होता है आई एम बाई पाई, ये क्या होता है आई एम बाई 2, पुट किए तो आई एम स्क्वायर कट गया, तो हमको क्या मिल गया, ये 4 ऊपर चल गया, पाई स्क्वायर नीचे आ गया, तो 4 बाई पाई स्क्वायर आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल इंटू 100 हमको ये पूरा मिल गया। 4 इंटू 100 बाई पाई स्क्वायर हमको क्या आता है 40.5 आता है। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 40.5 आता है। तो ये फॉर्मूला हमको क्या है 40.5 इंटू आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल। तो अगर हमने एफिशिएंसी की बात करें तो हमको कितना मैक्सिमम मिल रहा है 40.5%। ठीक है, वो भी कब, जब आर एफ जीरो। आर एफ जीरो का मतलब क्या है आइडियल डायोड ले रहे हैं, किसी भी तरह का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, यानी क्या है कि 40.5% ही डीसी बनेगा, बाकी क्या बन रहा है 59.5% हमारा एसी कंपोनेंट होगा। इसे कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा क्या बहुत खराब कन्वर्जन कर पा रहा है, एसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है डीसी से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो क्या है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स क्या कहता है, जब रेक्टिफायर आपको रिवर्स बायस में काम कर रहा है तो एक कितना वोल्टेज अपेयर होगा किसके अराउंड, एक डायोड के अराउंड। ठीक है, तो डायोड हमारा ये डायोड था, तो जब भी रिवर्स बायस होता था तो हम क्या देखते थे कि जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है सब किसके अराउंड हो रहा है, डायोड के अराउंड। तो जो मैक्सिमम कितना होगा, तो जानते हैं मैक्सिमम क्या था वीएम साइन अल्फा। ठीक है, अब साइन अल्फा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -1 से 1, मैक्सिमम क्या वैल्यू है 1, तो इंटू 1 कर देंगे तो वीएम, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होगा वीएम। ठीक है, तो वीएम एक बात ध्यान रखना है कि जो सेफ ऑपरेशन के लिए हमको डायोड का जो पीक इनवर्स जो वोल्टेज हो उससे ज़्यादा होना चाहिए ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू, क्योंकि रिवर्स में ही आपको ब्रेकडाउन भी होता है। तो ऐसा नहीं हो कि पीक इनवर्स पहले हटना जाए ब्रेकडाउन से, तभी सेफ ऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब हमारा जो ब्रेकडाउन जो हम डायोड चुन रहे हैं उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज पीक इनवर्स से ज़्यादा हो, यानी वीएम से ज़्यादा हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कल जानेंगे ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में, जिसको बोलते हैं TUF टफ। ठीक है, ये क्या है, एक रेशियो है डीसी आउटपुट पावर और एसी रेटिंग के बीच में। ठीक है, एसी रेटिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में, ये प्राइमरी बाइंडिंग कहलाया और ये था जो ये सेकेंडरी बाइंडिंग जो इंड्यूस्ड हो गया हुआ इसको सेकेंडरी बाइंडिंग कहे। ठीक है, पीडीसी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं आईडीसी स्क्वायर इंटू आरएल। ठीक है, अब हमको एसी रेटिंग करना है। एसी रेटिंग क्या होगा, पी पावर क्या होता है आई स्क्वायर या वी आई, या पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर या वी आई या वी स्क्वायर बाय आर, कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों पावर का डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ वी आई का यूज किए हैं। तो अब एसी रेटिंग है तो दोनों आरएमएस होगा, क्योंकि एसी में हमेशा आरएमएस बात करते हैं, डीसी में एवरेज या डीसी वैल्यू बात करते हैं। तो वी आरएमएस क्या होगा वीएम बाय √2। अभी आपको बता देते 220 वोल्ट इसका वोल्टेज है, तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो सकता है 220 √2। ठीक है, और करंट का भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होता है IM/2। इस दोनों को पुट किए तो हमको क्या मिला VM IM/2 अब इसको इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो पीडीसी क्या था आई स्क्वायर DC आर एल VM IM/2। अब VM हम कैलकुलेट कर चुके हैं, VM क्या था IM इंटू RF प्लस RL। ठीक है, इसको पुट कर देंगे IM इंटू, तो हमको क्या मिलेगा IM²/2√2 इंटू RF प्लस R। IM² कट गया, हमको क्या मिलेगा 2√2 RL बाय पाई स्क्वायर इंटू RM प्लस R। इसका वैल्यू 2√2 बाय पाई स्क्वायर का होता है 0.286 इंटू RL अपॉन RF प्लस R। तो हम देख सकते हैं मैक्सिमम टफ हमको कितना मिल रहा है 0.286 किस में
हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी हमको आउटपुट का मिल रहा है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि इनपुट क्या था, ये है हमारा इनपुट, इसका टाइम पीरियड क्या था 2π, और हमको इसका फ्रीक्वेंसी मानते हैं f0 था, ठीक है। अब हम आउटपुट देखें तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा था, 0 से π से 2π ये, और यही खुद को रिप्लिकेट कर रहा था बार बार 0 से 2π, तो इसका भी टाइम पीरियड 2π है। तो जब दोनों का इनपुट और आउटपुट का टाइम पीरियड सेम है और फ्रीक्वेंसी क्या आता है 1 टाइम पीरियड, तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम पाएगा, तो इसका मतलब रिपल फ्रीक्वेंसी भी क्या हमको मिलेगा f0। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी और रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम, दोनों हमको क्या मिलेगा f0। ये 8 बेसिस पे हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर को मैथमेटिकली एनालाइज किया। सारा मैथमेटिकल पोर्शन है, तो आप लोग भी वीडियो के साथ साथ अपने कॉपी में कैलकुलेट करते जाइए। इन 8 बेसिस पे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर भी डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।